उसको जितना मैं समझ पाया हूं, उसको लेकर के मैंने अपना पूरा कालखंड देश के उन लोगों को एम्पावर करने में खपाया। मेरे दलित हो, शोषित हो, पीड़ित हो, वंचित हो, आदिवासी हो, महिला हो, युवा हो, किसान हो, दिव्यांग हो, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, दक्षिण हो, समुद्र का तट हो, हिमालय की कंदराएं हो, हर कोने में महात्मा गांधी का जो सपना था आखिर इंसान की चिंता करने का, महात्मा गांधी जी जो आकांक्षा थी अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को समर्थ बनाने की, मैंने अपने आप को उसके लिए समर्पित किया। और 8 साल का नतीजा और आजादी के इतने दशकों का अनुभव आज 75 साल के बाद जब अमृत काल की ओर कदम रख रहे हैं, अमृत काल की ये पहली प्रभात है, तब मैं एक ऐसे सामर्थ्य को देख रहा हूं और जिससे मैं गौरव से भर जाता हूं। देशवासियों, मैं आज देश का सबसे बड़ा सौभाग्य ये देख रहा हूं कि भारत का जनमन आकांक्षी जनमन है। एस्पिरेशनल सोसाइटी किसी भी देश की बहुत बड़ी अमानत होती है और हमें गर्व है कि आज हिंदुस्तान के हर कोने में, हर समाज के हर वर्ग में, हर तबके में आकांक्षाएं उफान पर है। देश का हर नागरिक चीजें बदलना चाहता है, बदलते देखना चाहता है, लेकिन इंतजार करने को तैयार नहीं है, अपनी आंखों के सामने देखना चाहता है, कर्तव्य से जुड़ करके करना चाहता है, वो गति चाहता है, वो प्रगति चाहता है। 75 साल में संजोए हुए सारे सपने अपने ही आंखों के सामने पूरा करने के लिए वो लालायित है, उत्साहित है, उतावला भी है। कुछ लोगों को इसके कारण संकट हो सकता है, क्योंकि जब एस्पिरेशनल सोसाइटी होती है तब सरकारों को भी तलवार की धार पे चलना पड़ता है, सरकारों को भी समय के साथ दौड़ना पड़ता है। और मुझे विश्वास है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, स्थानीय स्वराज की संस्थाएं हो, किसी भी प्रकार की शासन व्यवस्था क्यों न हो, हर किसी को इन एस्पिरेशनल सोसाइटी को एड्रेस करना पड़ेगा। उनकी आकांक्षाओं के लिए हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। हमारे इस एस्पिरेशनल सोसाइटी ने लंबे अरसे तक इंतजार किया है, लेकिन अब वो अपनी आने वाली पीढ़ी को इंतजार में जीने के लिए मजबूर करने को तैयार नहीं है। और इसलिए ये अमृत काल का पहली प्रभात हमें उस एस्पिरेशनल सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लेकर के आई है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमने पिछले दिनों देखा है, एक और ताकत का हमने अनुभव किया है, और वो है भारत में एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण हुआ है। एक सामूहिक चेतना का पुनर्जागरण आजादी के इतने संघर्ष में से जो अमृत था वो अब संजोया जा रहा है, संकलित हो रहा है, संकल्प में परिवर्तित हो रहा है, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा जुड़ रही है और सिद्धि का मार्ग नजर आ रहा है। ये चेतना, मैं समझता हूं कि चेतना का जागरण, ये पुनर्जागरण, ये हमारी सबसे बड़ी अमानत है। और ये पुनर्जागरण देखिए, 10 अगस्त तक लोगों को पता तक नहीं होगा शायद,
कि देश के भीतर कौन सी ताकत है। लेकिन पिछले 3 दिन से जिस प्रकार से तिरंगे झंडे को लेकर के, तिरंगा की यात्रा लेकर के देश चल पड़ा है, बड़े बड़े सोशल साइंस के एक्सपर्ट्स वे भी शायद कल्पना नहीं कर सकते कि मेरे भीतर के अंदर कितने, मेरे देश के भीतर कितना बड़ा सामर्थ्य है, एक तिरंगे झंडे ने दिखा दिया है। यह पुनर्चेतना, पुनर्जागरण का पल है। ये लोग समझ नहीं पाए हैं। जब देश जनता कर्फ्यू के लिए हिंदुस्तान का हर कोना निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति है। जब देश ताली थाली बजा करके कोरोना वॉरियर के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो जाता है, तब चेतना की अनुभूति होती है। जब दिया जला करके कोरोना वॉरियर की शुभकामना देने के लिए देश निकल पड़ता है, तब उस चेतना की अनुभूति होती है। दुनिया कोरोना के कालखंड में वैक्सीन लेना या न लेना, वैक्सीन काम का है कि नहीं है, उस उलझन में जी रहा था। उस समय मेरे देश के गांव गरीब भी 200 करोड़ डोज दुनिया को चौंका देने वाला काम करके दिखा देते हैं। यही चेतना है, यही सामर्थ्य है। इस सामर्थ्य ने आज देश को एक नई ताकत दी है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, तीसरा एक महत्वपूर्ण सामर्थ्य मैं देख रहा हूं। जैसे एस्पिरेशनल सोसाइटी, जैसे पुनर्जागरण, वैसे ही आजादी के इतने दशकों के बाद पूरे विश्व का भारत की तरफ देखने का नजरिया बदल चुका है। विश्व भारत की तरफ गर्व से देख रहा है, अपेक्षा से देख रहा है। समस्याओं का समाधान भारत की धरती पर दुनिया खोजने लगी है। दोस्तों, विश्व का ये बदलाव, विश्व की सोच में ये परिवर्तन 75 साल की हमारी अनुभव यात्रा का परिणाम है। हम जिस प्रकार से संकल्पों लेकर चल पड़े हैं, दुनिया इसे देख रही है। और आखिरकार विश्व भी उम्मीदें लेकर के जी रहा है। उम्मीदें पूरे करने का सामर्थ्य कहां पड़ा है, वो उसे दिखने लगा है। मैं इसे त्रिशक्ति के रूप में देखता हूं, 3 सामर्थ्य के रूप में देखता हूं। और ये त्रिशक्ति है एस्पिरेशन की, पुनर्जागरण की और विश्व की उम्मीदों की। और इसे पूरा करने के लिए हम जानते हैं दोस्तों, आज दुनिया में एक विश्वास जगने में मेरे देशवासियों की बहुत बड़ी भूमिका है। 130 करोड़ देशवासियों ने कई दशकों के अनुभव के बाद स्थिर सरकार का महत्व क्या होता है, राजनीतिक स्थिरता का महत्व क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दुनिया में किस प्रकार की ताकत दिखा सकती है, नीतियों में कैसा सामर्थ्य होता है, उन नीतियों पर विश्व का कैसे भरोसा बनता है, ये भारत ने दिखाया है और दुनिया भी इसे समझ रही है। और हम जब राजनीतिक स्थिरता हो, नीतियों में गतिशीलता हो, निर्णयों में तेजी हो, सर्वव्यापकता हो, सर्वसमावेशकता हो, तो विकास के लिए हर कोई भागीदार बनता है। हमने सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर के हम चले थे, लेकिन देखते ही देखते देशवासियों ने सबका विश्वास और सबका प्रयास से उसमें और रंग भर दिए हैं। और इसलिए हमने देखा है हमारी सामूहिक शक्ति को, हमारे सामूहिक सामर्थ्य को हमने देखा है। आजादी का अमृत महोत्सव जिस प्रकार से बनाया गया, जिस प्रकार से हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का अभियान चल रहा है, गांव-गांव के लोग जुड़ रहे हैं, कार सेवा कर रहे हैं, अपने प्रयत्नों से अपने गांव में जल संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चला रहे हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, चाहे स्वच्छता का अभियान हो, चाहे गरीबों के कल्याण का काम हो,
देश आज पूरी शक्ति से आगे बढ़ रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे, तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा। और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। और जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं, तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है, तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति, क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है, यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है
नागरिकों का कर्तव्य, नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। मेरे प्यारे देशवासियों, जब सपने बड़े होते हैं, जब संकल्प बड़े होते हैं, तो पुरुषार्थ भी बहुत बड़ा होता है, शक्ति भी बहुत बड़ी मात्रा में जुट जाती है। अब कोई कल्पना कर सकता है कि देश 40-42 के कालखंड को याद कीजिए, देश उठ खड़ा हुआ था। किसी ने हाथ में झाड़ू लिया था, किसी ने तकली ली थी, किसी ने रेंटिया लिया था, किसी ने सत्याग्रह का मार्ग चुना था, किसी ने संघर्ष का मान चुना था, किसी ने क्रांति की वीरता का रास्ता चुना था। लेकिन संकल्प बड़ा था, आजादी। और ताकत देखिए, बड़ा संकल्प था तो आजादी लेके रहे, हम आजाद हो गए। अगर संकल्प छोटा होता, सीमित होता, तो शायद आज भी संघर्ष करने के दिन चालू रहते। लेकिन संकल्प बड़ा था तो हमने हासिल भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, अब आज जब अमृत काल की पहली प्रभात है, तो हमें इस 25 साल में विकसित भारत बना के रहना है, अपनी आंखों के सामने। और जो 20, 22, 25 साल के नौजवान मेरे देश के मेरे सामने हैं, मेरे देश के नौजवानों, जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब आप 50-55 के हुए होंगे। मतलब आपके जीवन का ये स्वर्णिम काल, आपकी उम्र के ये 25-30 साल भारत के सपनों को पूरा करने का काल है। आप संकल्प लेकर के मेरे साथ चल पड़िए साथियों, तिरंगे झंडे की शपथ लेकर के चल पड़िए। हम सब पूरी ताकत से लगे आए। बड़ा संकल्प, मेरा देश विकसित देश होगा, डेवलप कंट्री होगा। विकास के हर पैरामीटर में हम मानव केंद्रीय व्यवस्था को विकसित करेंगे। हमारे केंद्र में मानव होगा, हमारे केंद्र में के मानव की आशा आकांक्षाएं होगी। हम जानते हैं, भारत जब बड़े संकल्प करता है तो करके भी दिखाता है। जब मैंने यहां स्वच्छता की बात कही थी मेरे पहले भाषण में, देश चल पड़ा, जिससे जहां हो सका स्वच्छता की ओर आगे बढ़ा, और गंदगी के प्रति नफरत एक स्वभाव बनता गया। यही तो देश है जिसने इसको करके दिखाया है और कर भी रहा है, आगे भी कर रहा है। यही तो देश है जिसने वैक्सीनेशन, दुनिया दुविधा में थी, 200 करोड़ का लक्ष्य पार कर लिया, समय सीमा में कर लिया, पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ के कर लिया। ये देश कर सकता है। हमने तय किया था देश को, खाड़ी के तेल पर हम गुजारा करते हैं, झाड़ी के तेल की ओर कैसे बढ़े। 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग का सपना बड़ा लगता था, पुराना इतिहास बताता था संभव नहीं है, लेकिन समय से पहले 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग करके देश ने इस सपने को पूरा कर दिया। भाइयों बहनों, 2.5 करोड़ लोगों को इतने कम समय में बिजली कनेक्शन पहुंचाना छोटा काम नहीं था, देश ने करके दिखाया। लाखों परिवारों के घर में जल से नल, नल से जल, नल से जल पहुंचाने का काम आज देश तेज गति से कर रहा है। खुले में शौच से मुक्ति भारत के अंदर आज संभव हो पाया है।
मेरे प्यारे देशवासियों, अनुभव कहता है कि एक बार हम सब संकल्प लेकर के चल पड़े तो हम निर्धारित लक्ष्यों को पार कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य हो, देश में नए मेडिकल कॉलेज बनाने का इरादा हो, डॉक्टरों की तैयारी करवानी हो, हर क्षेत्र में पहले से गति बहुत बढ़ी है। और इसलिए मैं कहता हूं, अब आने वाले 25 साल बड़े संकल्प के हो। यही हमारा प्राण, वही हमारा प्रण भी होना चाहिए। दूसरी बात मैंने कही है, उस प्राण शक्ति की मैंने चर्चा की है कि गुलामी की मानसिकता। देश की सोचिए भाइयों, कब तक दुनिया हमें सर्टिफिकेट बांटती रहेगी? कब तक दुनिया के सर्टिफिकेट पर हम गुजारा करेंगे? क्या हम अपने मानक नहीं बनाएंगे? क्या 130 करोड़ का देश अपने मानकों को पार करने के लिए पुरुषार्थ नहीं कर सकता है? हमें किसी भी हालत में औरों के जैसा दिखने की कोशिश करने की जरूरत नहीं है। हम जैसे हैं वैसे, लेकिन सामर्थ्य के साथ खड़े होंगे, ये हमारा मिजाज होना चाहिए। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर, दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। और मैं आशा देखता हूं, जिस प्रकार से नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, जिस मंथन के साथ बनी है, कोटि कोटि लोगों के विचार प्रवाह को संकलित करते हुए बनी है, और भारत की धरती की जमीन से जुड़ी हुई शिक्षा नीति बनी। रसकस हमारी धरती के मिले हैं। हमने जो कौशल्य पर बल दिया है, ये एक ऐसा सामर्थ्य है जो हमें गुलामी से मुक्ति की ताकत देगा। हमने देखा है, कभी कभी तो हमारी टैलेंट भाषा के बंधनों में बन जाती है। यह गुलामी की मानसिकता का परिणाम है। हमें हमारे देश की हर भाषा पे गर्व होना चाहिए। वो हमें भाषा आती हो या ना आती हो, लेकिन मेरे देश की भाषा है, मेरे पूर्वजों ने दुनिया को दी हुई ये भेंट सौगात है, हमें गर्व होना चाहिए। मेरे साथियों, आज डिजिटल इंडिया का रूप हम देख रहे हैं, स्टार्टअप देख रहे हैं। कौन लोग हैं? ये वो टैलेंट है जो टियर 2, टियर 3 सिटी में किसी गांव गरीब के परिवार में बसे हुए लोग हैं। ये हमारे नौजवान हैं जो आज नई नई खोज के साथ दुनिया के सामने आ रहे हैं। गुलामी की मानसिकता हमें उसे तिलांजलि देनी पड़ेगी। अपने सामर्थ्य पर भरोसा करना होगा। दूसरी एक बात जो मैंने कही, तीसरी मेरी प्राण शक्ति की बात है, वो है हमारी विरासत पर हमें गर्व होना चाहिए। जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, जब हम अपनी धरती से जुड़ेंगे, तभी तो ऊंचा उड़ेंगे। और जब हम ऊंचा उड़ेंगे तो हम विश्व को भी समाधान दे पाएंगे। हमने देखा है, जब हम अपनी चीजों पे गर्व करते हैं, आज दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा कर रही है, लेकिन जब होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग पर जाती है, भारत के आयुर्वेद पर जाती है, भारत की होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है। ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं। दुनिया आज उससे प्रभावित हो रही है। अब हमारी ताकत देखिए, हम वो लोग हैं जो प्रकृति के साथ जीना जानते हैं, प्रकृति को प्रेम करना जानते हैं। आज विश्व पर्यावरण की जो समस्याओं से जूझ रहा है, हमारे पास वो विरासत है
ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं के समाधान का रास्ता हम लोगों के पास है, हमारे पूर्वजों ने दिया हुआ है। जब हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल की बात करते हैं, हम लाइफ मिशन की बात करते हैं, तो दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हैं। हमारे पास ये सामर्थ्य है। हमारा बड़ा धान, मोटा धान, मिलेट, हमारे यहां तो घर घर की चीज रही है। ये हमारी विरासत है। हमारे छोटे किसानों के परिश्रम से छोटी छोटी जमीन के टुकड़ों में फलने फूलने वाली हमारे धान, आज दुनिया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलेट ईयर मनाने के लिए आगे बढ़ रही है। मतलब हमारी विरासत को आज दुनिया, हम उस पर गर्व करना सीखे। हमारे पास दुनिया को बहुत कुछ देना है। हमारे फैमिली वैल्यूज, विश्व के सामाजिक तनाव की जब चर्चा हो रही है, व्यक्तिगत तनाव की चर्चा होती है तो लोगों को योग दिखता है, सामूहिक तनाव की बात होती है तब भारत की पारिवारिक व्यवस्था दिखती है। संयुक्त परिवार की एक पूंजी सदियों से हमारी माताओं बहनों के त्याग बलिदान के कारण परिवार नाम की जो व्यवस्था विकसित हुई, ये हमारी विरासत है। इस विरासत पर हम गर्व कैसे करें? हम तो वो लोग हैं जो जीव में भी शिव देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नर में नारायण देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नारी तो नारायणी कहते हैं। हम वो लोग हैं जो पौधे में परमात्मा देखते हैं। हम वो लोग हैं जो नदी को मां मानते हैं। हम वो लोग हैं जो हर कंकर में शंकर देखते हैं। ये हमारा सामर्थ्य है। हर नदी में मां का रूप देखते हैं। पर्यावरण की इतनी व्यापकता, विशालता, ये हमारा गौरव। हम विश्व के सामने जब खुद गर्व करेंगे तो दुनिया करेगी। भाइयों बहनों, हम वो लोग हैं जिसने दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र दिया। हम वो लोग हैं जो दुनिया को कहते हैं एकम सत विप्रहा वदंती। आज जो होलियर देन दाव का जो संकट चल रहा है, तुझसे बड़ा मैं हूं, ये जो तनाव का कारण बना हुआ है, दुनिया को एकम सत विप्रा बहुधा वदंती का ज्ञान देने वाली विरासत हमारे पास है। जो कहते हैं सत्य एक है, जानकार लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये गौरव हमारा है। हम लोग हैं जो कहते हैं यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। कितनी बड़ी सोच है। जो ब्रह्मांड में है वो हर जीव मात्र में है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, ये कहने वाले हम लोग हैं। हम वो लोग हैं जितने दुनिया का कल्याण देखा है। हम जन कल्याण से जग कल्याण के राही रहे हैं। जन कल्याण से जग कल्याण की राह पर चलने वाले हम लोग जब दुनिया की कामना करते हैं तब कहते हैं सर्वे अपनी सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया। सबके सुख की बात, सबके आरोग्य की बात करना, ये हमारी विरासत है। और इसलिए हम बड़ी शान के साथ हमारी इस विरासत का गर्व करना सीखें। ये प्राण शक्ति है हमारी, जो हमें 25 साल के सपनों पूरा करने के लिए जरूरी है। उसी प्रकार से मेरे प्यारे देशवासियों, एक और महत्वपूर्ण विषय है एकता, एकजुटता। इतने बड़े देश को, उसकी विविधता को हमें सेलिब्रेट करना है। इतने पंथ परंपराएं, ये हमारे आन बान शान है। कोई नीचा नहीं, कोई ऊंचा नहीं है, सब बराबर है। कोई मेरा नहीं, कोई पराया नहीं, सब अपने हैं। ये भाव एकता के लिए बहुत जरूरी है। घर में भी एकता की नींव तभी रखी जाती है जब बेटे बेटी एक समान हो। अगर बेटे बेटी एक समान नहीं होंगे तो एकता के मंत्र नहीं गूंज सकते हैं। जेंडर इक्वलिटी हमारी एकता के लिए पहली शर्त। जब हम एकता की बात करते हैं, अगर हमारे एक ही पैरामीटर हो, एक ही मानदंड हो, जिस मानदंड को हम कहें इंडिया फर्स्ट, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, जो भी सोच रहा हूं, जो बोल रहा हूं, इंडिया फर्स्ट के अनुकूल है, एकता का रास्ता खुल जाएगा। दोस्त, हमें एकता से बांधने का वो मंत्र है, हमें इसको पकड़ना है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम समाज के अंदर ऊंच नीच के भेदभावों से, मेरे तेरे के भेदभावों से
हम श्रम की पुजारी बने। श्रमेव जयते कहते हैं हम। श्रमिक का सम्मान ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। लेकिन भाइयों बहनों, मैं लाल किले से मेरी एक पीड़ा और कहना चाहता हूं। ये दर्द मैं कहे बिना नहीं रह सकता। मैं जानता हूं कि शायद लाल किले का विषय नहीं हो सकता, लेकिन मेरे भीतर का दर्द मैं कहां कहूंगा। देशवासियों के सामने नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। और वो है, किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? नारी का गौरव राष्ट्र के सपने पूरे करने में बहुत बड़ी पूंजी बनने वाला है। यह सामर्थ्य मैं देख रहा हूं और इसलिए मैं इस बात का आग्रही हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं पांचवी प्राण शक्ति की बात करता हूं और वो पांचवी प्राण शक्ति है नागरिक का कर्तव्य। दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगति की है, जिन जिन देशों ने कुछ अचीव किया है, व्यक्तिगत जीवन में भी जिसने अचीव किया है, कुछ बातें उभर करके सामने आती हैं। एक, अनुशासित जीवन। दूसरा, कर्तव्य के प्रति समर्पण। व्यक्ति की जीवन की सफलता हो, समाज की हो, परिवार की हो, राष्ट्र की हो, ये मूलभूत मार्ग है, ये मूलभूत प्राण शक्ति है। और इसलिए हमें कर्तव्य पर बल देना ही होगा। यह शासन का काम है कि बिजली 24 घंटे पहुंचाने के लिए प्रयास करे, लेकिन ये नागरिक का कर्तव्य है कि जितनी ज्यादा यूनिट बिजली बचा सकते बचाएं। हर खेत में पानी पहुंचाना सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार का प्रयास है, लेकिन पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पानी बचाते हुए आगे बढ़ना, मेरे हर खेत से आवाज उठनी चाहिए। केमिकल मुक्त खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्राकृतिक खेती, यह हमारा कर्तव्य है। साथियों, चाहे पुलिस हो या पीपल हो, शासक हो या प्रशासक हो, ये नागरिक कर्तव्य से कोई अछूता नहीं हो सकता है। हर कोई अगर नागरिक के कर्तव्यों को निभाएगा तो मुझे विश्वास है कि हम इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने में समय से पहले सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आज महर्षि अरविंदो की जन्म जयंती भी है। मैं उस महापुरुष के चरणों में नमन करता हूं, लेकिन हमें उस महापुरुष को याद करना होगा जिन्होंने कहा था, स्वदेशी से स्वराज, स्वराज से सुराज। ये उनका मंत्र है। हम सबको सोचना होगा कि हम कब तक दुनिया के और लोगों पर निर्भर रहेंगे। क्या हमारे देश का अन्न की आवश्यकता हो, हम आउटसोर्स कर सकते हैं क्या? जब देश ने तय कर लिया कि हमारा पेट हम खुद भरेंगे, देश ने करके दिखाया कि नहीं दिखाया?
एक बार संकल्प लेते हैं तो होता है दोस्त। और इसलिए आत्मनिर्भर भारत ये हर नागरिक का, हर सरकार का, समाज के हर इकाई का ये दायित्व बन जाता है। ये आत्मनिर्भर भारत ये सरकारी एजेंडा, सरकारी कार्यक्रम नहीं है। ये समाज का जन आंदोलन है जिसे हमें आगे बढ़ाना है। मेरे साथियों, आज जब ये बात हमने सुनी, आजादी के 75 साल के बाद जिस आवाज को सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे थे, 75 साल के बाद वो आवाज सुनाई दी है। 75 साल के बाद लाल किले पर से तिरंगे को सलामी देने का काम पहली बार मेड इन इंडिया तोप ने किया है। कौन हिंदुस्तानी होगा जिसको ये बात, एक आवाज उसे नई प्रेरणा, ताकत नहीं देगी। और इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आज मेरे देश के सेना के जवानों का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मेरी आत्मनिर्भर की बात को संगठित स्वरूप में, साहस के स्वरूप में मेरी सेना के जवानों ने, सेना नायकों ने जिस जिम्मेवारी के साथ कंधे पे उठाया है, मैं उनको जितनी सैल्यूट करूं उतनी कम है दोस्तों। उनको आज मैं सलाम करता हूं, क्योंकि सेना का जवान मौत को मुट्ठी में लेकर के चलता है। मौत और जिंदगी के बीच में कोई फासला ही नहीं होता है, और तब बीच में वो डट करके खड़ा होता है। और वो मेरा सेना का जवान तय करे कि हम 300 ऐसी चीजों अब लिस्ट करते हैं जो हम विदेश से नहीं लाएंगे हमारे देश की। ये संकल्प छोटा नहीं है। मुझे इस संकल्प में भारत के आत्मनिर्भर भारत के उज्जवल भविष्य के वो बीज मैं देख रहा हूं जो इस सपने को वटवृक्ष में परिवर्तित करने वाले हैं। सैल्यूट, सैल्यूट मेरे सेना के अधिकारियों को, सैल्यूट। मैं मेरे छोटे छोटे बालकों को, 5 साल 7 साल की आयु के बालक, उनको भी सैल्यूट करना चाहता हूं, उनको भी सलाम करना चाहता हूं। जब देश के सामने चेतना जगी, मैंने सैकड़ों परिवारों से सुना है, 5-5, 7 साल के बच्चे घर में कह रहे हैं कि अब हम विदेशी खिलौने से नहीं खेलते। 5 साल का बच्चा घर में विदेशी खिलौने से नहीं खेलेंगे, ये जब सब संकल्प करता है ना, तब आत्मनिर्भर भारत उसकी रगों में दौड़ता है। आप देखिए, पीएलआई स्कीम 1 लाख करोड़ रुपया दुनिया के लोग हिंदुस्तान में अपना नसीब आजमाने आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आ रहे हैं, रोजगार के नए अवसर बना रहे हैं। भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनता जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद बना रहा है। आज इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो, मोबाइल फोन का मैन्युफैक्चरिंग हो, आज देश बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। जब हमारा ब्रह्मोस दुनिया में जाता है, कौन हिंदुस्तानी होगा जिसका मन आसमान को न छूता होगा दोस्तों।
आज हमारी मेट्रो कोचेज, हमारी वंदे भारत ट्रेन विश्व के लिए आकर्षण बन रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमें आत्मनिर्भर बनना है हमारे एनर्जी सेक्टर में। हम कब तक एनर्जी के सेक्टर में किसी और पर डिपेंडेंट रहेंगे? और हमें सोलार का क्षेत्र हो, विंड एनर्जी का क्षेत्र हो, रिन्यूएबल के और भी जो रास्ते हो, मिशन हाइड्रोजन हो, बायोफ्यूल की कोशिश हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर जाने की बात हो, हमें आत्मनिर्भर बन करके इन व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, आज प्राकृतिक खेती भी आत्मनिर्भर का एक मार्ग है। फर्टिलाइजर से जितनी ज्यादा मुक्ति, आज देश में नैनो फर्टिलाइजर के कारखाने की नई आशा लेकर के आए हैं। लेकिन प्राकृतिक खेती, केमिकल फ्री खेती आत्मनिर्भर को ताकत दे सकती है। आज देश में रोजगार के क्षेत्र में ग्रीन जॉब के नए नए क्षेत्र बहुत तेजी से खुल रहे हैं। भारत ने नीतियों के द्वारा स्पेस को खोल दिया है। ड्रोन की बहुत दुनिया में सबसे प्रगतिशील पॉलिसी लेकर के आए हैं। हमने देश के नौजवानों के लिए नए द्वार खोल दिए हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आह्वान करता हूं, आइए हमें विश्व में छा जाना है। आत्मनिर्भर भारत का यह भी सपना है कि दुनिया को भी जो आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करने में भारत पीछे नहीं जाएगा। हमारे लघु उद्योग हो, सूक्ष्म उद्योग हो, कुटीर उद्योग हो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट हमें उस करके हमें दुनिया में जाना होगा। हमें स्वदेशी पर गर्व करना होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हम बार बार लाल बहादुर शास्त्री जी को याद करते हैं। जय जवान जय किसान का उनका मंत्र आज भी देश के लिए प्रेरणा है। बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय विज्ञान कह करके उसमें एक कड़ी जोड़ दी थी और देश ने उसको प्राथमिकता दी थी। लेकिन अब अमृत काल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान, इनोवेशन। और मुझे मेरे देश की युवा पीढ़ी में भरोसा है। इनोवेशन की ताकत देखिए। आज हमारा यूपीआई, भीम, हमारा डिजिटल पेमेंट, फिनटेक की दुनिया में हमारा स्थान, आज विश्व में रियल टाइम 40% अगर डिजिटल फाइनेंशियल का ट्रांजैक्शन होता है तो मेरे देश में हो रहा है। हिंदुस्तान ने ये करके दिखाया है। मेरे प्यारे देशवासियों, अब हम 5G के दौर की ओर कदम रख रहे हैं। बहुत दूर इंतजार नहीं करना होगा, हम कदम मिलाने वाले हैं। हम ऑप्टिकल फाइबर गांव-गांव में पहुंचा रहे हैं। डिजिटल इंडिया का सपना गांव से गुजरेगा, ये मुझे पूरी जानकारी है। आज मुझे खुशी है, हिंदुस्तान के 4 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स गांवों में विकसित हो रहे हैं। गांव के नौजवान बेटे बेटियां कॉमन सर्विस सेंटर चला रही हैं। देश गर्व कर सकता है कि गांव के क्षेत्र में 4 लाख डिजिटल एंटरप्रेन्योर का तैयार होना और सारी सेवाएं लोग, गांव के लोग उनके यहां लेने के लिए आदी बन जाए, ये अपने आप में टेक्नोलॉजी हब बनने की भारत की जो ताकत है। मेरे प्यारे देशवासियों, ये जो डिजिटल इंडिया का मूवमेंट है, जो सेमीकंडक्टर की ओर हम कदम मांड रहे हैं, 5G की ओर कदम मांड रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क बिछा रहे हैं, ये सिर्फ आधुनिकता की पहचान ऐसा नहीं है। 3 बड़ी ताकतें इसके अंदर समाहित है। शिक्षा में आमूलचूल क्रांति, ये डिजिटल माध्यम से आने वाली है। स्वास्थ्य सेवाओं में आमूलचूल क्रांति डिजिटल से आने वाली है। कृषि जीवन में भी बहुत बड़ा बदलाव
डिजिटल से आने वाला है। एक नया विश्व तैयार हो रहा है। भारत उसे आगे बढ़ाने के लिए, और मैं साफ देख रहा हूं दोस्तों, ये डेकेड मानव जात के लिए टेकेड का समय है, टेक्नोलॉजी का डेकेड है। भारत के लिए तो ये टेकेड, जिसका मन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, आईटी की दुनिया में भारत ने अपना एक लोहा बनवा लिया है, तो ये टेकेड का सामर्थ्य भारत के प्रयास है। हमारा अटल इनोवेशन मिशन, हमारे इंक्यूबेशन सेंटर, हमारे स्टार्टअप एक नया पूरा क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। युवा पीढ़ी के लिए नए अवसर लेकर के आ रहे हैं। स्पेस मिशन की बात हो, हमारा डीप ओशन मिशन की बात हो, समुद्र की गहराई में जाना हो या हमें आसमान को छूना हो, ये नए क्षेत्र हैं जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, हम इस बात को न भूलें, और भारत ने सदियों से देखा हुआ है, जैसे देश में कुछ नमूना रूप कामों की जरूरत होती है, कुछ बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की जरूरत होती है, लेकिन साथ साथ धरातल पर मजबूती बहुत आवश्यक होती है। भारत की आर्थिक विकास की संभावनाएं धरातल की मजबूती से जुड़ी हुई है, और इसलिए हमारे छोटे किसान, उनका सामर्थ्य, हमारे छोटे उद्यमी, उनका सामर्थ्य, हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, रेहड़ी पटरी वाले लोग, घरों में काम करने वाले लोग, ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग, बस सेवाएं देने वाले लोग, ये समाज का जो सबसे बड़ा तबका है, इसका सामर्थ्यवान होना भारत के सामर्थ्य की गारंटी है। और इसलिए हमारे आर्थिक विकास की ये जो मूलभूत जमीनी ताकत है, उस ताकत को सर्वाधिक बल देने की दिशा में हमारा प्रयास चल रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे पास 75 साल का अनुभव है। हमने 75 साल में कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त की हैं। हमने 75 साल के अनुभव में नए सपने भी संजोए हैं, नए संकल्प भी लिए हैं। लेकिन अमृत काल के लिए हमारे मानव संसाधन का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, हमारी प्राकृतिक संपदा का ऑप्टिमम आउटकम कैसे हो, इस लक्ष्य को लेकर के हमें चलना है। और तब मैं पिछले कुछ सालों से अनुभव से कह चाहता हूं, आपने देखा होगा, आज अदालत के अंदर देखिए, हमारी वकील के क्षेत्र में काम करने वाले हमारी नारी शक्ति किस ताकत के साथ नजर आ रही है। आप ग्रामीण क्षेत्र में जनप्रतिनिधि के रूप में देखिए, हमारी नारी शक्ति किस मिजाज से, समर्पित भाव से अपनी गांवों की समस्याओं को सुलझाने में लगी हुई है। आज ज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, विज्ञान का क्षेत्र देख लीजिए, हमारे देश की नारी शक्ति सिरमौर नजर आ रही है। आज हम पुलिस में देखें, हमारी नारी शक्ति लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी उठा रही है। हम जीवन के हर क्षेत्र में देखें, खेलकूद का मैदान देखें या युद्ध की भूमि देखें, भारत की नारी शक्ति एक नए सामर्थ्य, नए विश्वास के साथ आगे आ रही है। मैं इसको भारत की 75 साल की जो यात्रा में जो योगदान है, उसमें अब कई गुना योगदान आने वाले 25 साल में मैं मेरी नारी शक्ति का देख रहा हूं, मेरी माताओं, बहनों का, मेरी बेटियों का देख रहा हूं। और इसलिए ये सारे हिसाब किताब से ऊपर है, सारे आपके पैरामीटर से अतिरिक्त है। हम इस पर जितना ध्यान देंगे, हम जितने ज्यादा अवसर हमारी बेटियों को देंगे, जितनी सुविधाएं हमारी बेटियों के लिए केंद्रित करेंगे, आप देखना वो हमें बहुत कुछ लौटा करके देंगे।
वो देश को इस ऊंचाई पर ले जाएगी। इस अमृत काल में जो सपने पूरे करने में जो मेहनत लगने वाली है, अगर हमारी नारी शक्ति की मेहनत जुड़ जाएगी, व्यापक रूप से जुड़ जाएगी, तो हमारी मेहनत कम होगी, हमारा समय सीमा भी कम हो जाएगी, हमारे सपने और तेजस्वी होंगे, और ओजस्वी होंगे, और दैदीप्यमान होंगे। और इसलिए आइए साथियों, हम जिम्मेवारियों को लेकर आगे बढ़े। मैं आज भारत के संविधान के निर्माताओं का भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तो उन्होंने जो हमें फेडरल स्ट्रक्चर दिया है, उसके स्पिरिट को बनाते हुए, उसकी भावनाओं का आदर करते हुए, हम कंधे से कंधा मिला करके इस अमृत काल में चलेंगे तो सपने साकार होकर के रहेंगे। कार्यक्रम भिन्न हो सकते हैं, कार्यशैली भिन्न हो सकती है, लेकिन संकल्प भिन्न नहीं हो सकते। राष्ट्र के लिए सपने भिन्न नहीं हो सकते। आइए हम एक ऐसे युग के अंदर आगे बढ़े। मुझे याद है, जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था, केंद्र में हमारे विचार की सरकार नहीं थी, लेकिन मेरे गुजरात में हर जगह पे मैं एक ही मंत्र लेके चलता था कि भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास, भारत का विकास हम कहीं पर भी हो, हम सबके मन मस्तिष्क में रहना चाहिए। हमारे देश के कई राज्य हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने में बहुत भूमिका अदा की है, नेतृत्व किया है, कई क्षेत्रों में उदाहरण काम किए हैं। ये हमारे फेडरलिज्म को ताकत देते हैं। लेकिन आज समय की मांग है कि हमें कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ कोऑपरेटिव कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की जरूरत है। हमें विकास की स्पर्धा की जरूरत है। हर राज्य को लगना चाहिए वो राज्य आगे निकल गया, मैं इतनी मेहनत करूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। उसने ये 10 अच्छे काम किए हैं, मैं 15 अच्छे काम करके दिखाऊंगा। उसने 3 साल में पूरा किया है, मैं 2 साल में करके दिखाऊंगा। हमारे राज्यों के बीच में, हमारी सर्विस सरकार की सभी इकाइयों के बीच में वो स्पर्धा का वातावरण चाहिए जो हमें विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रयास करे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस 25 वर्ष का अमृत काल के लिए जब हम चर्चा करते हैं, तब मैं जानता हूं चुनौतियां अनेक है, मर्यादाएं अनेक है, मुसीबतें भी है, बहुत कुछ है। हम इसको कम नहीं आंकते हैं, रास्ते खोजते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन 2 विषयों को तो मैं यहां आज चर्चा करना चाहता हूं। चर्चा अनेक विषयों पर हो सकती है, लेकिन मैं अभी समय की सीमा के कारण 2 विषयों पर चर्चा करता हूं। और मैं मानता हूं हमारे इन सारी चुनौतियों को कारण, विकृतियों के कारण, बीमारियों के कारण, इस 25 साल का अमृतकाल, उस पर शायद अगर हमने समय रहते नहीं चेते, समय रहते समाधान नहीं किए, तो वो ये विकराल रूप ले सकते हैं। और इसलिए मैं सबकी चर्चा न करते हुए 2 पर जरूर चर्चा करना चाहता हूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब एक तरफ से देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी पर वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है। और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। पिछले 8 वर्षों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा आधार, मोबाइल, इन सारे
आधुनिक व्यवस्थाओं का उपयोग करते हुए 2 लाख करोड़ रुपए जो गलत हाथों में जाते थे, उसको बचा करके देश की भलाई के लिए काम लगाने में हम सफल हुए हैं। जो लोग पिछली सरकारों में बैंकों को लूट लूट करके भाग गए, उनकी संपत्तियां जब्त कर करके वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कईयों को जेलों में जीने के लिए मजबूर करके रखा हुआ है। हमारी कोशिश है जिन्होंने देश को लूटा है उनको लौटाना पड़े, वो स्थिति हम पैदा करेंगे। भाइयों बहनों, अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में अब हिंदुस्तान कदम रख रहा है। और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया हूं, आपका सहयोग मांगने आया हूं, ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान बान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं है। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। दूसरी एक चर्चा मैं करना चाहता हूं, भाई भतीजावाद। और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और उसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है, ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके क्या जगह बना लूं। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने
देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अन्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना होगा। यह अनिवार्यता है, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं, और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही होंगी, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं सकते, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। जीत हार से उन्हें लेना देना नहीं था, लेकिन जब ट्रांसपेरेंसी आई, योग्यता के आधार पर खिलाड़ियों का चयन होने लगा, पूर्ण पारदर्शिता से खेल के मैदान में सामर्थ्य का सम्मान होने लगा, आज देखिए दुनिया में खेल के मैदान में भारत का तिरंगा फहरता है, भारत का राष्ट्रगान गाया जाता है, गर्व होता है, और परिवारवाद से मुक्ति होती है, भाई भतीजावाद से मुक्ति होती है, तो ये नतीजे आते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, ये ठीक है, चुनौतियां बहुत हैं। अगर इस देश के सामने करोड़ों संकट है तो करोड़ों समाधान भी है, और मेरा 130 करोड़ देशवासियों पर भरोसा है। 130 करोड़ देशवासी निर्धारित लक्ष्य के साथ, संकल्प के प्रति समर्पण के साथ, जब 130 करोड़ देशवासी एक कदम आगे रखते हैं ना, तो हिंदुस्तान 130 करोड़ कदम आगे बढ़ जाता है। इस सामर्थ्य को लेकर के हमने आगे बढ़ना है। इस अमृत काल में, जब ये अमृत काल की पहली बेला है, पहली प्रभात है, हमें आने वाले 25 साल को एक पल भी भूलना नहीं है। एक एक दिन, समय का प्रत्येक क्षण, जीवन का प्रत्येक कण मातृभूमि के लिए जीना, और तभी आजादी के दीवानों को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तभी 75 साल तक देश को यहां तक पहुंचाने में जिन जिन लोगों ने योगदान किया, उनका पुण्य स्मरण हमें काम आएगा। मैं देशवासियों से आग्रह करते हुए, नई संभावनाओं को संजोते हुए, नए संकल्पों को पार करते हुए, आगे बढ़ने का विश्वास लेकर के आज अमृत काल का आरंभ करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव अब अमृत काल की दिशा में पलट चुका है, आगे बढ़ चुका है। तब इस अमृत काल में सबका प्रयास अनिवार्य है, सबका प्रयास ही परिणाम लाने वाला है। टीम इंडिया की भावना ही देश को आगे बढ़ने वाली है। 130 करोड़ देशवासियों की ये टीम इंडिया एक टीम के रूप में आगे बढ़ करके सारे सपनों को साकार करेंगे। इसी पूरे विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे
वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, देश से आलू की ताकती संबोधन के लिए और भारत की नई जय यात्रा का मार्ग प्रशस्त करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Prime Minister Narendra Modi addressing the nation, talking about the government, its policies and what it has in store. And here the pale blue of a monsoon sky, seeing the rising and collective aspirations of a nation. देश के लिए विजन भी और नए डिसीजन भी, इन महत्वपूर्ण संबोधनों के दूरगामी प्रभाव हम सब ने देखे हैं। हालात बदलने के लिए सोच बदलना बेहद जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक संबोधन लाल किले की प्राचीर से The Prime Minister takes his leave. Ceremonies conclude, but celebrations continue. The most powerful way for us to celebrate, of course, is to live the values that democracy stands for. And as we step into the 76th year of our independence, the completed figure of 75 leaves us with a responsibility greater than ever before. Have we achieved what we envisioned for ourselves? If we've made progress, have we managed to ensure that the most needy have also been included? If we are achieving scale in implementation, what is the quality that we have been able to deliver? Times are changing very rapidly. Relevance of what we have achieved to the advancements made have never been so critical as it is today. Agility, mobility, flexibility and transferability. These are the abilities most in demand today, and as a fast developing economy, we need to constantly adapt. लाल किले पर मुख्य समारोह में राष्ट्र को संबोधित करने के पश्चात अब प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से प्रस्थान कर रहे हैं। आज यहां चारों ओर तिरंगे का रंग छाया है। देश के नगर नगर, गांव गांव तिरंगे से सजे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री का भाषण एक ऐसा खास मौका होता है जिसमें देश की दिशा की झलक भी होती है और महत्वपूर्ण नीतियों की शुरुआत भी। प्रजातंत्र में संवाद एक महत्वपूर्ण घटना होती है और पूरा देश इस अवसर की प्रतीक्षा करता है। And this is the outer side of the Lahori gate. The Prime Minister with his carcade will soon exit from this gate. These are two mechanized elephants as a part of the special decorations today, and this is a zoom out shot of the same place. Doordarshan's specially positioned cameras to give you the best angles possible, the best experience of viewing this celebration. India is like no other land in the world. It harbors so many creeds since time immemorial.
And today we have evolved into a multifaceted nation whose character has different tones, but the ultimate composition is forever one. And days like today, when the Prime Minister of the nation addresses the nation from the ramparts of Red Fort, we resolve to rededicate ourselves to the country. इस बार लाल किले और आसपास की जो सजावट है वो नए आयाम छूती हुई। हमारी आजादी का अमृत महोत्सव राष्ट्र को संबोधित करने के बाद माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं। इस बार का समारोह और भी यादगार इसलिए बन गया है कि जन जन की इसमें भागीदारी है। लोगों ने इस बार अपने घरों पर तिरंगे फहराए हैं, तिरंगा यात्राएं निकाली हैं, उनमें शामिल हुए हैं। दर्शक दीर्घाओं के निकट प्रधानमंत्री की कार धीमी होते हुए As the Prime Minister's carcade takes the gentle curve around the moat and reaches the front part of the fort, we can see it coming to a halt. It has become customary also for the Prime Minister to go and meet these young people here. India, a young nation, maybe old in its wisdom, but a lot to learn, and very, very young, waiting to reap till 2030 the demographic dividend. And these are the 792 NCC cadets being applauded and lauded by Prime Minister Narendra Modi. प्रधानमंत्री ने तालियां बजाकर स्वागत किया है इन तमाम एनसीसी कैडेट्स का, जिन्होंने आज भारत का मानचित्र बनाया है। एक अलग तरह की ऊर्जा का एहसास इन युवाओं को। कौन नहीं चाहता कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री के नजदीक पहुंचें, और प्रधानमंत्री स्वयं इनके नजदीक आते हैं और उनको ये एहसास कराते हैं कि उन्हें यानी युवाओं को आने वाले 25 वर्षों में जब भारत की आजादी के 100 वर्ष होंगे, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। A very special moment for all these young boys and girls, young adults coming from different parts of the country. NCC cadets invited from all the districts in the country, seeing their Prime Minister up close as he literally and figuratively takes a trip around the country. बिल्कुल ऐसा लगता है एक एक राज्य से गुजरते हुए प्रधानमंत्री सबसे मिलते हुए पूरे देश का भ्रमण सांकेतिक रूप में। और Prime Minister Modi with young Indians all assembled there in their finery. This is a very customary part of what the Prime Minister does. Remember, in his speech today, he's also multiple times mentioned young Indians, impatient India, an aspirational society that's been defined by young Indians who are not willing to wait for that Vikas to be delivered. So in many ways, the Prime Minister mingling here with young National Cadet Corps individuals, many of them assembled there and who've been practicing for many, many months for this particular day, represent what the Prime Minister was really talking about. So there's a great deal of symbolism in what the Prime Minister is doing now. His live interaction is with the young. You can see there, he's speaking with some of the people there. There are performers from different parts of the country. Here you can see them, very importantly, interacting with the performers from Ladakh, people from different other parts of the country. The Prime Minister's personal touch, the body language, the personal touch, his ability to mingle with people is of course makes him very, very popular. And here he is soaking in that fervor after an 80-minute speech, adding the Prime Minister's own personal touch. Okay, let's just watch this moment now. The energy being translated literally into dance.
जाए और एकदम उत्साह के साथ खड़े हो जाएं। The Bhangra, the Gita, folk dances from the land of Punjab. पूरी मुस्कुराहट I think famous the world over. के बीच में जैसे हाल ही में प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव की बैठक में कहा था कि आज़ादी का अमृत महोत्सव युवाओं के लिए संस्कार उत्सव है। ये देश के लिए योगदान करने के लिए उन्हें कभी न कम होने वाले जुनून से भर देगा और उनमें उत्साह और ऊर्जा का संचार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री Meet each and every one of those groups that are assembled there, all young Indians, performers from different parts of the country. Very, very visible. The cameras capturing all of it. Many of these images will become defining images through the day today as well. A viral moment perhaps with the Bhangra troupe from Punjab. The Prime Minister taking his time as he usually does. Remember, very importantly, the time that the Prime Minister has taken is to spend with young Indians. It's very, very symbolic, very much part of the line he takes when he talks about an aspirational and an impatient India. And that's one of the reasons why the Prime Minister is spending most of his time at the Lal Quila, apart from his speech, with the young Indians assembled there. I want to bring our guests in on this because these are live images. We have Rahul Srivastav, our National Affairs Editor, Major General Sanjay Meston. He's a well-known Indian Army veteran. But I'd like to start with Rajdeep, who's been with us through this morning. Rajdeep, these images coming out, Prime Minister Modi very good at this personal touch that he applies to events like these, the 75th Independence Day. Absolutely. The choreography of any event of the Prime Minister stands out. His ability to, in a way, communicate with the camera and with people has always been a USP of Prime Minister Modi. If you look at even the way this entire Red Fort gathering today has been visualized and compare it to previous times, this is far more sort of colorful, designed in a way for the camera. Look at the way the stage has been erected. Very different to what you saw in the past when it used to be much more staid. Now much more colorful. Of course, the Prime Minister at the center stage of it all. But that's the way Prime Minister Modi has been. And, he's been a very effective communicator and marketeer as a result of his ability to use these events to project his image, his ideas of India. And, the little gestures that he does in reaching out to the young there, in mingling with them, clearly is part of Mr. Modi's imagery. He is conscious of the fact that these images will go out across the country instantaneously in real time. Contrast that with Dr. Manmohan Singh, who was, much more a Prime Minister who preferred to just stick to the official protocols. Here is a Prime Minister who wants to be seen on the camera with these young people so that the message goes out of a Prime Minister of a young country. So I think that has been Mr. Modi's consummate skill, his ability to choreograph these events so effectively, wherein he is, of course, the centerpiece of it all, but the messaging goes out to millions of Indians that this is a Prime Minister connecting with a younger India. And he's been seeking their blessings. Rahul, to bring you in on this, a good part of the Prime Minister's speech today, and I'm going to go into the 11 or 12 big takeaways in just a moment once the Prime Minister leaves. But these are live pictures coming in from the Lal Quila. Rahul, a good part of today's speech was spent by the Prime Minister seeking the blessings of India's young. In keeping with that, what kind of message do these images send out? See, from his first speech, Shiv, if you recall the 2014 speech, the word Yuva occurred again and again in Prime Minister's speech. And from that time, if you recall at that time, women. Yeah. The 2014 speech, he said, कि जब लड़का घर से निकलता है तो कोई नहीं पूछता कि वो कहाँ जा रहा है, बेटी से पूछा जाता है. From that element, he brought toilets to the ramparts of the Red Fort, and he talked about how women suffer because there are no toilets. And if you see the continuation, there are no big bang announcements like 2014. Yeah, no schemes announced. No big ones. The Swachh Bharat was announced in 2014, Jan Dhan, you had Sansad Adarsh Gram Yojana, all those were there. But
this time I think the standout, one, as we were discussing with Rajdeep was saying, the women element, but Yes. I think it's the first time a Prime Minister from the Red Fort has given a call for developed India instead of developing India. That change of template is very significant. Yes. You know, 3 times I heard him very clearly because that he said, Viksit Bharat. That mindset, I think that's where the Prime Minister is driving home the point this time around. And I think inherent to that, built in with that, is the call for duties. Yes. It's, I think, you know, our speeches of the Red Forts used to be usually what Prime Ministers have done, the challenges they face. But somewhere the push for duties, I think it's a very distinct, clear call for duties. And of course, then, Prime That Minister was one of his 5 points, the Panch Pran. The Panch Prana. Yeah. And I think with Prime Minister Modi, you cannot have that political spin to his story. If he's standing somewhere, delivering a message, irrespective of the occasion, you can't. I think there are 2 standout elements. One, in the end, when he talked about Bhai Bhatijabad, Parivarvad, you know, this is something dynasty, which is a political message to a lot of his rivals, starting from the Congress to Jagan Mohan to TRS to Mamata Banerjee to everybody. Yes. But it is something that an ordinary man on the street will identify. Yes. Everywhere you find, people feel that somebody who had a better connect to in some place, got a job, got a school admission. It starts very early in India. I think the second one, very interesting political comment, was when Prime Minister said कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र की संस्कार सरिता बहती है, भारत लोकतंत्र की जननी है, वो इट्स अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो सामंतवादी लोगों के लिए संकट काल लेके आती है. I think that was a direct reference to what Rahul Gandhi had said, that there is a threat to democracy in India. Absolutely. Okay, I'm going to, in just a moment, I'm going to play out for you 5 or 6 of the biggest highlights. It was a long speech, 80 minutes long, which is pretty normal by Prime Minister Modi's standards. This was his 9th speech, remember, from the ramparts of the Red Fort. I'm going to play out the highlights of that speech, also welcoming onto our coverage Major General Sanjay Meston, who's a well-known Indian Army veteran, to get his view, because remember, the Prime Minister also took the time in this speech to salute the armed forces. There's a very visible armed forces element in Independence Day celebrations every year, and the Prime Minister always makes it a point to refer to them and to honor the armed forces as well. General Meston, your big takeaways from the speech, as well as the symbolism of the Prime Minister interacting with the youth, in particular NCC youth who've assembled there this morning. Rahul, Jai Hind. Shiv, Jai Hind. And Jai Hind to all the Indians. I think the big takeaways from the Prime Minister's speech is, firstly, I think for the next 25 years, a very clear-cut vision, a direction has been spelled out for the country. And he has sought the cooperation of 120 crore Indians. I think it's a two-way traffic. The leader has given out his vision, and he also expects the country to be participant in this follow-up towards taking India to 25 years ahead. That is point 1. Now, coming on to the interaction with the children, I think as a Indian, I am convinced the future of this country lies in the youth of India. They are the future. And therefore, connecting with them is so essential because it motivates them. The leader, the top leader of the country, interacting with them, direct conversation with them, telling them to do some Bhangra dance or whatever it is, it motivates the children. It will remain in his psyche forever. They'll remember it always. And therefore, he will become a patriotic Indian, and he will die and do everything for this country, for a developed India. And I think those 5 points what Prime Minister has stated, it is very, very effective. All Indians, if we take away that points, those 5 points, I think India will be, I would say, a superpower in this world. I have no doubts about it. Okay, we have got a lot of potential. The many big takeaways from this speech, and the Prime Minister is a master at that personal touch, and that was very, very visible in everything he did today. He spent about 8 to 9 minutes in total
8 to 9 minutes in total today with, youngsters, young Indians who'd assembled there from different parts of the country. But I'm going to go ahead and say that that's going to be the most memorable part of what happened today. Those images of him with those Bhangra dancers, those images with him, with the Ladakhi performers is going to be what is most memorable and perhaps most meaningful as well going forward. Let's start with some highlights from the Prime Minister's speech. I'm going to start with, one of the most evocative things where he talked about the war on corruption. There were many different takeaways. I'm going to circle through each of them and get some comments from our guest today. The first one, what the Prime Minister said about corruption. Listen into what he said. मैं सबकी चर्चा न करते हुए दो पर जरूर चर्चा करना चाहूं। एक है भ्रष्टाचार, दूसरा है भाई भतीजावाद, परिवारवाद। भारत जैसे लोकतंत्र में जहां लोग गरीबी से जूझ रहे हैं, जब ये दृश्य देखते हैं, एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास रहने के लिए जगह नहीं है, दूसरी तरफ वो तरह लोग हैं जिनको अपना चोरी किया हुआ माल रखने के लिए जगह नहीं है। ये स्थिति अच्छी नहीं है और इसलिए हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। अब भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं साफ देख रहा हूं कि हम एक निर्णायक कालखंड में कदम रख रहे हैं। बड़े बड़े चमरबंदी भी बच नहीं पाएंगे। इस मिजाज के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निर्णायक कालखंड में हिंदुस्तान कदम रख रहा है और मैं लाल किले की प्राचीर से बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, वो तो बिल्कुल बजा के चले जाते। भ्रष्टाचार दीमक की तरह देश को खोखला कर रहा है। मुझे इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है, लड़ाई को तेज करना है, निर्णायक मोड़ पे लेकर के ही जाना है। तब मेरे 130 करोड़ देशवासी, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आप मेरा साथ दीजिए। मैं आज आपसे साथ मांगने आया, आपका सहयोग मांगने आया हूं ताकि मैं इस लड़ाई को लड़ पाऊं, इस लड़ाई को देश जीत पाए और सामान्य नागरिक की जिंदगी भ्रष्टाचार ने तबाह करके रखी हुई है। मैं मेरे इन सामान्य नागरिक की जिंदगी को फिर से शान मान शान के लिए जीने के लिए रास्ता बनाना चाहता हूं। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, ये चिंता का विषय है कि आज देश में भ्रष्टाचार के प्रति नफरत तो दिखती है, व्यक्त भी होती है, लेकिन कभी कभी भ्रष्टाचारियों के प्रति उदारता बरती जाती है। किसी भी देश में ये शोभा नहीं देगा। और कई लोग तो इतनी बेशर्मी तक चले जाते हैं कि कोर्ट में सजा हो चुकी हो, भ्रष्टाचारी सिद्ध हो चुका हो, जेल जाना तय हो चुका हो, जेल गुजार रहे हो, उसके बावजूद भी उनका महिमा मंडन करने में लगे रहते हैं, उनकी शान शौकत में लगे रहते हैं, उनकी प्रतिष्ठा बनाने में लगे रहते हैं। अगर जब तक समाज में गंदगी के प्रति नफरत नहीं होती है, स्वच्छता की चेतना जगती नहीं है। जब तक भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति नफरत का भाव पैदा नहीं होता है, सामाजिक रूप से उसको नीचा देखने के लिए मजबूर नहीं करते, तब तक एक मानसिकता खत्म होने वाली नहीं। और इसलिए भ्रष्टाचार के प्रति भी और भ्रष्टाचारियों के प्रति भी हमें बहुत जागरूक होने की जरूरत है। And towards the latter part of the Prime Minister's speech, there was a political turn where he launched an attack on Parivarvad. Take a look at what the Prime Minister said, because this particular bite, I'm going to go ahead and guess, is probably going to be shared the most today. Take a look at what he said about Parivarvad, the political element in his speech today. और जब मैं भाई भतीजावाद, परिवारवाद की बात करता हूं तो लोगों को लगता है मैं सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र की बात करता हूं। जी नहीं, दुर्भाग्य से राजनीतिक क्षेत्र की उस बुराई ने
हिंदुस्तान की हर संस्थाओं में परिवारवाद को पोषित कर दिया है। परिवारवाद हमारी अनेक संस्थाओं को अपने में लपेटे हुए है और इसके कारण मेरे देश की टैलेंट को नुकसान होता है, मेरे देश के सामर्थ्य को नुकसान होता है। जिनके पास अवसर की संभावनाएं हैं वो परिवारवाद, भाई भतीजे के बाद बाहर रह जाता है। भ्रष्टाचार का भी कारण ये भी एक बन जाता है ताकि उसका कोई भाई भतीजे के कार्य आसरा नहीं है तो लगता है चलो भाई कहीं से खरीद करके जगह बना लो। इस परिवारवाद से, भाई भतीजावाद से हमें हर संस्थाओं में एक नफरत पैदा करनी पड़ी होगी, जागरूकता पैदा करनी होगी, तब हम हमारी संस्थाओं को बचा पाएंगे। संस्थाओं के उज्जवल भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। उसी प्रकार से राजनीति में भी परिवारवाद ने देश के सामर्थ्य को सबसे सारा अध्याय किया है। परिवारवादी राजनीति परिवार की भलाई के लिए होती है, उसको देश की भलाई से कोई लेना देना नहीं होता। और इसलिए लाल किले की प्राचीर से तिरंगे झंडे के आन बान शान के नीचे भारत के संविधान का स्मरण करते हुए मैं देशवासियों को खुले मन से कहना चाहता हूं, आइए हिंदुस्तान के राजनीति के शुद्धिकरण के लिए भी, हिंदुस्तान की सभी संस्थाओं के शुद्धिकरण के लिए भी हमें देश को इस परिवारवादी मानसिकता से मुक्ति दिला करके योग्यता के आधार पर देश को आगे ले जाने की ओर बढ़ना हो। यह अनिवार्यता, वरना हर किसी का मन कुंठित रहता है कि मैं उसके लिए योग्य था, मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरा कोई चाचा, मामा, पिता, दादा, दादी, नाना, नानी कोई वहां थे नहीं। ये मनस्थिति किसी भी देश के लिए अच्छी नहीं है। मेरे देश के नौजवानों, मैं आपके उज्जवल भविष्य के लिए, आपके सपनों के लिए, मैं भाई भतीजावाद के खिलाफ लड़ाई में आपका साथ चाहता हूं। परिवारवादी राजनीति के खिलाफ लड़ाई में मैं आपका साथ चाहता हूं। ये संवैधानिक जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लोकतंत्र की जिम्मेवारी मानता हूं मैं, ये लाल किले के प्राचीर से कही गई बात की ताकत में मानता हूं और इसलिए मैं आज आपका अवसर चाहता हूं। हमने देखा पिछले दिनों खेलों में, ऐसा तो नहीं है कि देश के पास पहले प्रतिभाएं नहीं रही है, ऐसा तो नहीं है कि खेलकूद की दुनिया में हिंदुस्तान के नौजवान, हमारे बेटे बेटियां कुछ कर नहीं थी, लेकिन सिलेक्शन भाई भतीजेवाद की चैनल से गुजरते थे और उसके कारण वो खेल के मैदान तक, उस देश तक तो पहुंच जाते थे। While talking about Parivarvad and seeking India's blessings for this renewed war against corruption, the Prime Minister very evocatively saying some people don't have place to live and some people have run out of space to hide their wealth. Doesn't take any names in particular, but he's clearly talking about several different, politicians and political parties. This is going to be one of the most discussed elements of his speech today. I want to get reactions in on that. Rajdeep, the multiple times he talked about Parivarvad, about, Bhai Bhatijavad, nepotism, favoritism, and seeking that, India's blessings in that war against corruption. What did you think of that, Rajdeep? Absolutely, Shiv. If you look at a continuum of Mr. Modi, from the time he became the prime ministerial candidate in 2013 till today, there have been two USPs of the Prime Minister. One has been his attack on the dynastical culture of Indian politics, and the other has been that I will wage a war against corruption. If you remember in 2014, his first speech at Red Fort, na khaunga na khane dunga. If you remember over the years, the manner in which he has positioned himself as the humble chaiwala's son, taking on, in a way, the namdars of the country, the namdars versus kamdars. In the backdrop of what we've seen in the last month, where the Gandhi family has been brought before the ED and questioned, where you've seen large amounts of money being found in the houses of ministers in Kolkata like Partha Chatterjee. The Prime Minister was signaling, I think, that these remain continuing battles. And it's very interesting, Shiv.
he always asks the public to join in. Yeah. मैं आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूं कि आप मेरे साथ ये भ्रष्टाचार की लड़ाई में साथ देंगे. That means he wants the people, he wants to create a sense that this is not just his fight, this is a collective fight. Again, when it comes to nepotism, he says, क्या आप हमें ये साथ में लड़ना है. We have to fight this bhatichawad, this parivarwad. And I think these are issues that strike a chord with people. Yeah. Because people believe that the system is meant for the highly networked. And the Prime Minister very intelligently positions himself as an outsider taking on the political system. So I think this is the one continuum if you look at over the years. And these are the points that resonate with people. Yes. Because most people do believe that our political class is corrupt and they believe it is nepotistic. So I think these are the twin targets of the Prime Minister and will remain so because they really are his USP. Very true, Rajdeep, when you say twin targets and especially, sort of conveyed in that emotive language, saying, I seek your support, aapka aashirwad chahta hu. That's what the Prime Minister said from the ramparts of the Red Fort. Let's get some political reactions in right now because they've already started coming in. And I'm sure that last bit of that 80-minute speech is going to be where, most of the debate is going to take place through the day today. The Prime Minister talking about Parivarwad, asking for India's support in this war against corruption, doesn't take names of any parties, but clearly, the Congress party, will have been one of the targets when he talked about Parivarwad. Rohan Gupta, senior leader of the Congress party, is with us. Tuhin Sinha from the BJP with us. Also privileged to be joined by General Ved Prakash Malik, former chief of the army staff, so we can get a 360-degree view of what Indians think about today. Rohan, to you first. Parivarwad, war against corruption. The Prime Minister, of course, didn't take any of his rivals' names, but what did you think of that? It's becoming one of the most discussed part of his speech, Rohan. See, absolutely. There is absolutely no doubt on what PM said. But what is important here to note is you need to, walk the talk. The charity begins at home. That is what Mahatma Gandhi ji told. Prime Minister has given speech. Obviously, it's a welcome speech. The Prime Minister's speech cannot be criticized. My point here is, can they set the example? Can they tell that, okay, in BJP there is no Parivarwad? Can they ensure that there is no Parivarwad in BJP? Can they ensure that there is no corruption in BJP? So important point here is to note that after 8 years of power, these are the points through which he came to power from 2014. These are repeated again and again. But are these points implemented in his own party or in his own government? The answer is no. So that is what I'm saying. Obviously, he's telling people to join the movement. But the movement can be joined by people when the person who is calling people, he demonstrates in his own party or in his own government that yes, there is no Parivarwad or there is no corruption. Every day we see that in the states or the BJP leaders are found in corruption, no action has been taken. And why there is no action against BJP people who caught in corruption? Why there are no actions for BJP leaders who are part of this nepotism of Parivarwad? So this is, I think, somewhere I see this is a hypocrisy. People know that these are the important points. I'm not denying the points. But the person who is talking about these points, are these points implemented by his government or by his own party? This is the big question. Another important point, he spoke about youth, he spoke about women. Let me remind you that it was his speech in 2016 that by 2022, he will give household to each and every Indian. I think today was the day where he has to answer why those houses are not provided. He promised that farmers' income will be doubled by 2022 Freedom Day. Why it is not happened? So yes, you talk about new points. There is absolutely no question on that. But what about your deliverables, which you have spoken for last 8 years? This is the time to show to country, yes, this is what I promised and this is what I delivered, so that people will believe you more. People have trusted you blindly for last 8 years. This is the time for you to deliver and show the people that yes, these are my promises and this is my delivery. Unfortunately, we could not see that in PM's speech today. Okay, you're saying that there is hypocrisy and that the Prime Minister must walk the talk. Tuhin Sinha of the BJP also with us. Tuhin, would you like to respond on that? We've got that first reaction from the Congress party, the opposition, on the Prime Minister's speech. A very happy Independence Day to you, to Rajdeep, and to everybody in the country. I think, I'm